अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर इशू के हवाले से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इशू है क्या, इसकी बुनियादी रीज़न क्या है, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, हिंदुस्तान का क्या किरदार है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या किरदार है। इस सब को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सकें। अब हम चलते हैं कश्मीर इशू की तरफ। कश्मीर इशू को समझने से पहले आपको जाना पड़ेगा 1947 के एपिसोड की तरफ। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बने, तो उस वक्त एक फार्मूला तय किया गया जिसे रेड क्लिफ फार्मूला कहते हैं, जिसके थ्रू जो जो रियासतें थी, जो तकरीबन 565 के करीब रियासतें थी उस वक्त, जिन्होंने अपने फ्यूचर का डिसीजन करना था और उन्होंने ये सोचना था कि क्या उन्होंने एक्सीड करना है पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ एक्सीड करना है। रेड क्लिफ का जो फार्मूला था उसके मुताबिक जिन रियासतों में हुक्मरान मुस्लिम था वो मुसलमानों के साथ यानी पाकिस्तान के साथ एक्सीड कर लें, और जहाँ पे हुक्मरान हिंदू था वो हिंदुस्तान के साथ एक्सीड कर लें। ये एक सिंपल फार्मूला उन्होंने एस्टेब्लिश किया, लेकिन इस तरह से हुआ हरगिज नहीं। क्योंकि जब ये फार्मूला देखा गया, बाकी तो तमाम रियासतों ने अपने डिसीजन किए, लेकिन 3 जगहों पे ये फार्मूला आपको मैं बताता हूँ कि जहाँ पे ये फार्मूला उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से लेटर एंड स्पिरिट के साथ होना चाहिए था। अगर आप 3 रियासतों में, सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 रियासतें थी उनमें हैदराबाद दक्कन थी, जूनागढ़ थी और कश्मीर थी। हैदराबाद दक्कन का इशू ये था कि वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत भी थी और वहाँ का महाराजा जो था वो भी मुसलमान था और उसने एक्सीड करना था पाकिस्तान के साथ। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान ने ये नहीं होने दिया। हिंदुस्तान के 2 बड़े लीडर जो थे, जवाहरलाल नेहरू, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडर था वो वल्लभ भाई पटेल था, जो बेसिकली उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, लेकिन ही वाज लाइक अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और तमाम जो रियासतों की एक्सेशन हो रही थी उसमें उनका बड़ा किरदार था। और उस आदमी ने, और वहाँ पे लॉर्ड माउंट बैटन भी शामिल था, इन्होंने उस वक्त हैदराबाद दक्कन को पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होने दिया और हिंदुस्तान के साथ उसको एक्सीड करा दिया। और अगर आप जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ का जो आबादी थी वो हिंदू थी, लेकिन वहाँ का जो महाराजा था वो मुसलमान था और उसने भी पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर लिया था, एक्सीड करना चाह रहा था, लेकिन उसको तो पाकिस्तान भेज दिया गया। वहाँ पे बाद में प्लेबिसाइड किया गया और प्लेबिसाइड के बाद वो रियासत भी हिंदुस्तान के साथ जोड़ दी गई। एज पर फार्मूला इन दोनों रियासतों में काम नहीं हुआ। अब आप आ जाएं कश्मीर की तरफ। कश्मीर का जो महाराजा था उसका और ही माइंडसेट था, और महाराजा हरि सिंह जो थे वो उस वक्त उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो ना हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाह रहे थे, ना पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाह रहे थे। वो अपनी जो रियासत थी, अपनी जो हुक्मरानी थी, उसको कायम रखना चाहते थे। और उनको ये पता था कि अगर वो हिंदुस्तान के साथ शामिल हुए तो हिंदुस्तान बेसिकली, उस वक्त डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, वो डेमोक्रेसी अगर वहाँ पे एक्सरसाइज की गई तो रियासत के अंदर आबादी मुसलमानों की अक्सरियत में है, तो मुसलमानों की अक्सरियती आबादी होने की वजह से इशू ये होना था कि उनकी हुक्मरानी उससे छिन जानी थी। और पाकिस्तान में वो इसलिए शामिल नहीं होना चाहता था कि उसको पता था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे जो हमारी हमारी रियासत के अंदर जो मुसलमान है वो तो सारे पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से वो वैसे भी उसकी रियासत है उसके पास नहीं रहेगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस की तरफ, ये तो उसके अंदर उसकी एक थिंकिंग थी महाराजा की, लेकिन हुआ ये कि पूंछ में एक रिबेलियन शुरू हो गई और उस रिबेलियन की वजह से यहाँ पे महाराजा की फोर्सेस के खिलाफ एक मुसल्लह जदोजहद शुरू हो गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उस वक्त जो फोर्सेस थी, पाकिस्तान की फोर्स का जो जनरल था वो भी अंग्रेज था, और हिंदुस्तान की फौज का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो भी इंग्लिशमैन था। और वहाँ पे हिंदुस्तान का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंट बैटन था। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जनाब हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब इशू ये था कि ये जो दोनों मुल्कों की फोर्सेस थी, इनको हेड अंग्रेज कर रहे थे, और अंग्रेजों के हेड करने की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने पूंछ रिबेलियन में कोई उस वक्त उस तरीके से शमूलियत इख्तियार नहीं की जिस तरीके से वो शामिल होना चाहते थे। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों की मदद करना चाहते थे वो उस तरीके से मदद नहीं हुई, लेकिन फिर भी कबायली इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा जो आज का इलाका है हमारा, वहाँ से लोगों ने जाके कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ, मुजाहिदीन के साथ मिल के ये जंग लड़ी। और कश्मीर का ये जो जिस हिस्से को आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं
ये हिस्सा उस वक़्त इन तमाम लोगों की एफ़र्ट की वज़ह से आज़ाद भी हुआ और ये लोग उस वक़्त श्रीनगर पहुँच गए थे। जब ये श्रीनगर पहुँचे तो महाराजा हरि सिंह का जो उस वक़्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था राजेंद्र सिंह, उसने ये कहा कि ये जब हम इनके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारी फ़ोर्सेस के अंदर जो मुसलमान हैं, वो भी इनके साथ शायद मिल के लड़ना शुरू हो जाएँगे और हम ये सारी जो हमारा जो कंट्रोल है रियासत के अंदर वो हम ख़त्म कर देंगे। उस वक़्त महाराजा को ये रियलाइज़ हुआ कि अब वो क्या करे तो उसने उस वक़्त हिंदुस्तान के साथ राब्ता किया। हिंदुस्तान के साथ जब राब्ता हुआ तो महाराजा को ये जवाब मिला कि जब तक आप हमारे साथ एक्सीड नहीं करते यानी प्रेशर में हिंदुस्तान के साथ एक कंडीशनल डॉक्यूमेंट साइन किया गया और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये नहीं था कि हिंदुस्तान कश्मीर जो है वो सारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है, बल्कि उसके थ्रू उस वक़्त महाराजा ने उनके साथ एक कंडीशनल ये साइन किया कि अभी आप मेरी मदद करें, रियासत से जो है ये मुजाहिदीन को निकालें और उसके लिए मैं बाद में फ्यूचर में ये डिसाइड करूँगा कि रियासत आपके हवाले करनी है या नहीं करनी। ये एक कंडीशनल डॉक्यूमेंट था उस वक़्त जो जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया और एक्सेशन की बात की गई हिंदुस्तान की तरफ से। फिर हिंदुस्तान ने अपनी फ़ोर्सेस कश्मीर में उतारी और मुजाहिदीन और हिंदुस्तान की फ़ोर्सेस के दरमियान एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद ये हुआ कि जनाब हिंदुस्तान जब अपने आप को लेके चला जाता है यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने वादा किया कि अभी हमें कश्मीर को सेटल डाउन करना है और सेटल डाउन करने के बाद ये होगा कि यहाँ पे हम प्लेबिसाइड कराएंगे और प्लेबिसाइड के बाद कश्मीरियों ने जो फैसला करना है ये हम कश्मीरी पे छोड़ देते हैं कि उन्होंने फैसला किसके साथ करना है, वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ चाहते हैं। ये वादा 1947 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया। लेकिन हुआ ये कि जब ये सारी बात ये तो जब वहाँ पे चले गए यूनाइटेड नेशन में उसकी बात हो रही है। उससे पहले मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसकी बड़ी मुखालफत की, इस सारे प्रोसेस की कि जनाब आपने ये एक्सेशन क्यों कर दिया? हिंदुस्तान का ये एक्सेशन हम नहीं मानते। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हैदराबाद दक्कन के अंदर एक्सेशन हुआ लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं माना और कायदे-आज़म ने कहा कि हम भी ये नहीं मानते। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उस वक़्त प्रॉमिस किया कायदे-आज़म से कि अभी इस मामले को सेटल डाउन करते हैं। सेटल डाउन करने के बाद इसमें भी यहाँ पे भी जिस तरीके से हमने जूनागढ़ में प्लेबिसाइड कराया उसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी प्लेबिसाइड कराएँगे और कश्मीरियों पे ये फिर फैसला छोड़ देंगे कि कश्मीरी अपने आप को किसके साथ शामिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ। तो ये जो प्रोसेस था, इस सारे प्रोसेस में उस वक़्त जब यूनाइटेड नेशन में नेहरू जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन की जो 2-3 करारदादें बड़ी फ़ेमस है जिसके बारे में आपको पता है, उस वक़्त वहाँ से ये फ़ैसला हुआ उन करारदादों में ये कहा गया कि पाकिस्तान अपनी फ़ोर्सेस को विथड्रॉ करे, हिंदुस्तान भी अपनी फ़ोर्सेस को वहाँ से विथड्रॉ करेंगे। जब वो मामला सेटल डाउन हो जाएँगे तो यहाँ पे रायशुमारी होगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस को होते-होते अभी 70 साल हो चुके हैं। कश्मीर के अंदर वो सेटलमेंट ना हो सकी, वो रायशुमारी ना हो सकी और 5 अगस्त पिछले तकरीबन 3 साल 4 साल पहले मोदी ने 5 अगस्त का एक काम करके जो एग्रीमेंट उस वक़्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट जो उस वक़्त कंडीशनल एग्रीमेंट वीपी मेनन के थ्रू साइन हुआ था, उस एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ था कि हम अपनी रियासत के फैसले खुद करेंगे, रियासत की असेंबली बहाल रहेगी और रियासत जो उस वक़्त महाराजा ने उनके साथ वादा किया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि रियासत में सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुस्तान के साथ जो हमारे 3 मामलों के अंदर एक्सेशन है उसमें ख़ारजा पॉलिसी, उसमें करेंसी और दफ़ा की बात हो रही थी। बाकी रियासत के जो सारे कवानीन हैं, रियासत के वो उसी तरह से स्टैंड स्टिल है। लेकिन ये सारा कुछ हिंदुस्तान ने अपने आइन में शामिल किया था 35 से और आर्टिकल 270 ये रिवोक करके ख़त्म करके वन साइडेड कश्मीर को हज़म करने की कोशिश की। लेकिन ये हिंदुस्तान की भूल होगी जो कश्मीरी 1947 से लेके अभी तक उसके ना हो सके वो आगे कैसे होंगे? ये एक प्रोसेस है और ये इशू है। इस इशू में यूनाइटेड नेशन का भी किरदार था, उनका भी वादा अपनी जगह पे मौजूद है। वो वादा भी पूरा नहीं हो रहे कर रहे और पूरी दुनिया आज कश्मीरियों की सफरिंग को देख रही है और ये इशू इंशाअल्लाह इसी तरह से चलता रहेगा जब तक कश्मीरी लोग अपनी आज़ादी की सांस नहीं लेते और अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद नहीं करते। ये इशू इसी तरह से चलता रहेगा। आप क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आखिर में फिर आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो आपके साथ शेयर की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।